हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू दिस चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। ये वीडियो हम जो इकोनॉमिक्स का यूनिट होता है डिमांड एनालिसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई, वो हाफ थी। अब ये वो पार्ट ए था, ये पार्ट बी बनाने जा रहे हैं डिमांड एनालिसिस का। और ये ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जिनमें इकोनॉमिक्स का यूनिट होता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली अभी JKSSB का एग्ज़ाम, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो पेपर होने वाला 2020, तो उसके एग्ज़ाम सिलेबस में ये है, तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने काफ़ी कंसेप्ट पढ़ लिए थे पार्ट ए में, जो वीडियो इससे पहले उसमें जाके देख सकते हो। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है इस डिमांड एनालिसिस के, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट टॉपिक इज, हाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, जो हम इसमें पढ़ेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। देन हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम फर्दर टाइप्स कुछ, देन क्रॉस के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स रिस्पांस इन डिमांड, ठीक है, कि डिमांड में रिस्पांस, कि डिमांड इन रिस्पांस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। The elasticity of demand explains change in demand due to the change in determinants of the demand, ठीक है। Now types of elasticity of demand, ठीक है। There are three types of elasticity of demand. They are number 1 price elasticity of demand, number 2 income elasticity of demand, और number 3 cross elasticity of demand, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। It shows the relationship between a proportionate change in the demand and proportionate change in the price. It means it explains how much a change in the price. It means it explains how much change in the price and it leads to how much change in the demand, ठीक है। So EP, capital E small p, ठीक है ना। EP is equal to proportionate. EP means price elasticity of demand, ठीक है ना। It is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in price, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि EP is equal to DQ by Q then divided by DQ by P, ठीक है ना। यस, हाँ। सो EP is equal to, we can also write it as DQ by DP into P by Q, ठीक है ना। Now see, let's see the proper definition of this price elasticity of demand, ठीक है ना। Definition: elasticity of demand in a market greater or small according to the demand increases much or little for a given fall in the price and diminishes much or like for a given rise in the price. So this definition was given by Marshall, ठीक है। मार्शल ने बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट great or small according to demand increases much or little for a given fall in the prices and diminishes much or little for a given rise in the price, ठीक है, according to Marshall. Then another economist, John Robinson, says elasticity of demand is a degree of responsiveness of demand as a result of change in price, ठीक है। This definition given by Mr. John Robinson. Now टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नंबर 1 आ गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देन सेकंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वेयर EP इज इक्वल टू 0। थर्ड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वेयर EP ग्रेटर देन 1। Number 4 relatively inelastic demand where EP less than 1. Number 5th unitary elastic demand where EP is equal to 0, ठीक है।
So let's see first type is perfectly elastic demand where EP is equal to infinity. ठीक है, perfectly elastic demand where EP is equal to infinity. ठीक है, when the price is constant, if there is a change in demand, it is said to be perfectly elastic demand. It means the demand may be increased or decreased without change in price. Here the value of EP is infinity. ठीक है, EP is equal to infinity. The demand curve DC in this case is parallel to OX axis. ठीक है, कि जो डिमांड कर्व है इसमें ये जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जिसमें EP इन्फिनिटी के बराबर है, तो इसमें डिमांड कर्व जो है ये इट इज़ पैरेलल टू OX एक्सिस. ठीक है, मतलब कि एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें X एक्सिस है, सेंटर में तो O पॉइंट है, फिर X एक्सिस ये पूरा बन गई लाइन OX, देन Y एक्सिस पे प्राइस आ गया तो उस पूरी को हम OY बोलेंगे. ठीक है ना, तो डिमांड कर्व जो इसमें है वो इट इज़ पैरेलल टू OX एक्सिस. ठीक है, हाँ बिल्कुल उसके बराबर है. जो डिमांड कर्व है ना OX एक्सिस है उसके पैरेलल जा रही है ये डिमांड कर्व. ठीक है, इस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में. नाउ नंबर सेकंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जिसमें EP जो है 0 के बराबर है. ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड EP इक्वल टू 0. ठीक है, व्हेन द प्राइस इज चेंज इफ देयर इज नो चेंज इन द डिमांड इट इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, कि जब प्राइस चेंज होती है, जबकि डिमांड में कोई चेंज ना हो लेकिन फिर भी प्राइस अगर चेंज होती है तब उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, इट मीन्स द प्राइस में भी इंक्रीज और डिक्रीज बट द डिमांड इज कांस्टेंट. मतलब कि प्राइस जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी, लेकिन डिमांड वैसी ही है, कांस्टेंट है, ना ज़्यादा ना कम. ठीक है, हेयर वैल्यू ऑफ EP इज 0, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, उसमें डिमांड कर्व इन दिस केस इज पैरेलल टू OY एक्सिस. ठीक है, हाँ कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है जिसमें EP 0 के बराबर है, इसमें जो OY एक्सिस है वो हाँ इसमें डिमांड कर्व जो है इट इज़ पैरेलल टू OY एक्सिस. ठीक है, क्योंकि सेंटर का पॉइंट ग्राफ बनता है जब O होता है, फिर X एक्सिस का डिमांड और Y एक्सिस का प्राइस. ठीक है ना, हाँ OX वाला OX एक्सिस और OY वाला OY. ठीक है, जो हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ा था उसमें OX जो कि डिमांड कर्व जो थी दैट वाज पैरेलल टू OX एक्सिस, बट इन केस ऑफ perfectly in elastic demand where EP is equal to 0 the demand curve is parallel to OY axis. ठीक है, नंबर थर्ड टाइप इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, फॉर एग्जांपल लग्जरी गुड्स इट इंक्लूड्स. ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इट इंक्लूड्स लग्जरी गुड्स एटसेट्रा. ठीक है ना, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इन दिस केस EP इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, EP ग्रेटर देन 1. If the proportionate change in demand is more than proportionate change in price, if the proportionate change in demand is more than proportionate change in price, it is said to be relatively elastic demand. It means a little change in the price leads to a more change in demand. कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज किया है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी. ठीक है, here the value of EP is greater than 1. ठीक है, EP greater than 1. The demand curve in this case slopes downward from left to right. ठीक है, ये जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है जिसमें EP ग्रेटर देन 1 है. ठीक है ना, इसमें जो डिमांड कर्व है ये इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए ये डाउनवर्ड मूव करता है. ठीक है, वैसे ग्राफ बनेगा X एक्सिस बनेगा. ठीक है ना, OX हो गई ये, फिर Y OX पे डिमांड और Y एक्सिस पे मतलब कि OY पे प्राइस. डिमांड में M और M1 आ जाएगा तो Y प्राइस वाली साइड पे P एंड P1. ठीक है, तो इसमें यही है कि डिमांड जो है कम है तो प्राइस ज़्यादा है, डिमांड कम है प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा. ठीक है, हाँ तो नंबर फोर्थ हम देखेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. इसमें आ जाता है
नेसेसरी गुड्स, ठीक है। जो थर्ड हमने पढ़ा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड्स, जिसमें ओ ई पी ग्रेटर देन 1 है, उसकी एग्जांपल जो है लग्जरी गुड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है ई पी लेस देन 1 होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में ई पी लेस देन 1, ठीक है। ई पी लेस देन 1 होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में। इसकी एग्जांपल है नेसेसरी गुड, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं इफ़ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। It is said to be relatively inelastic demand. It means a more change in the price leads to a less change in demand. ठीक है, कि प्राइस में ज़्यादा चेंज भी आ जाए लेकिन डिमांड में जो है वो उतनी चेंज नहीं आएगी। Here the value of EP is less than 1. The demand curve in this case slopes downward from left to right. ठीक है, इसमें भी जो है ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट से राइट, ठीक है। देन बट इज स्टीपर देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में मतलब कि धीरे धीरे डाउनवर्ड हो रहा था ना, लेकिन रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में बहुत स्टीप है ये, क्या ये जो डाउनवर्ड्स स्लोप हो रहा है डिमांड कर्व पर, ठीक है ना। तो ये भी वैसे ही मिलता जुलता है, लेकिन जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड से इसका ग्राफ, लेकिन ये थोड़ा स्टीप बहुत जल्दी डाउनवर्ड होना शुरू हो गया, ठीक है। नंबर 5th वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईपी जो है वो 0 के बराबर है। देखो दो सिचुएशन है जब ईपी 0 के बराबर है। एक तो आ गई जिसमें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, उसमें ईपी 0 के बराबर है, और दूसरा आ गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसमें ईपी जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है ना। Unitary elastic demand. Here, if the proportionate change in demand is equal to the proportionate change in price, it is said to be unitary elastic demand. ठीक है, it means the change in demand and change in price are same. ठीक है, unitary हो गया ना मसला, दोनों में सेम चेंज आएगी डिमांड और प्राइस। Here the value of EP is 1. ये थोड़ा कंफर्म करना, क्योंकि अभी जो मेरे पास बुक है उसमें लिखा है कि इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक जगह 0 एक जगह 1, तो इसको हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 वाली कैटेगरी भी होगी, ग्रेटर देन लेस देन वाली होगी, ये EP 1 वाली है, ठीक है ना। हियर द वैल्यू ऑफ EP इज 1, ठीक है ना, इट इज़ 1 इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में वैल्यू ऑफ EP is 1. जनरली कंफर्ट गुड्स हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। जो कंफर्ट गुड्स चीज़ें होती हैं उनका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व आल्सो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो है जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगी, ठीक है ना। बस ये इसका है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनकम कैपेसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। हाँ, तो ये हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी टाइप्स जो थी ना 3, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 है ना। हमने ये पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी जिनमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, देन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, देन रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, एंड देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये पढ़ी किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। हाँ, इट शोज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, ठीक है। इट मीन्स इट एक्सप्लेन हाउ मच चेंज इन द इनकम एंड इट लीड्स टू हाउ मच चेंज इन डिमांड, ठीक है। सो EP जो है मतलब कि जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम एंड, ठीक है ना,
हाँ, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, तो ईपी हेयर इन दिस केस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, ठीक है। हाँ, तो लेकिन जो पहले वाला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें ये था कि ईपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब ऊपर डिमांड नीचे प्राइस, ठीक है। हाँ, लेकिन जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें यह है कि ईपी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ऊपर डिमांड और नीचे इनकम, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, ठीक है। डिमांड दोनों में मतलब कि चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी हो या इनकम, दोनों में ऊपर वाली जो है ना नंबरेटर, उसमें यही है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, लेकिन प्राइस वाले में नीचे है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और इनकम वाले में है प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू, देन डिवाइडेड बाई डी वाई बाई वाई, देन ई वाई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वाई इंटू वाई बाई क्यू, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ दिस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स कितनी है, ठीक है। हाँ, तो इसकी भी जो है ये 5 टाइप हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी 5 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो कि ई वाई इक्वल टू है किसके, इन्फिनिटी के। देन परफेक्टली इन इलास्टिक इनकम डिमांड, जिसमें ई वाई 0 के बराबर है। देन रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड, जिसमें ई वाई ग्रेटर देन 1 है। देन रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड, जिसमें ई वाई लेस देन 1 है। देन फिफ्थ इज यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड, जिसमें ई वाई 1 के बराबर है, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे आ गया परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड, ठीक है, जिसमें ई वाई जो है प्रोपोर्शनेट के इक्वल है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड, हाँ। व्हेन द इनकम इज कांस्टेंट, इफ देयर इज अ चेंज इन द डिमांड, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड। कि व्हेन द इनकम इज कांस्टेंट, जब इनकम कांस्टेंट हो तब, इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड, अगर तब डिमांड में कोई चेंज आती है तब इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड। It means the demand may be increased or decreased without change in income. Here the value of EY is infinity, ठीक है, EY is equal to infinity. The demand curve in this case is parallel to OX axis, ठीक है। तो इस केस में जो है डिमांड कर्व OX एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। हाँ, नंबर 2 पढ़ते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक इनकम डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक इनकम डिमांड, ठीक है ना। हाँ, when the income is changed, if there is no change in the demand, it is said to be perfectly inelastic income demand. अगर जो है इनकम चेंज होती है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं होती, तब उसको परफेक्टली इनइलास्टिक इनकम डिमांड बोलते हैं। इट मीन्स द इनकम में बी इंक्रीज और डिक्रीज बट द डिमांड इज कांस्टेंट। हियर द वैल्यू ऑफ ई वाई इज 0, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक इनकम डिमांड में ई वाई जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। हाँ, द डिमांड कर्व इन दिस केस इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। इस केस में जो डिमांड कर्व है ये ओ वाई एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। नाउ नंबर 3 इज रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड, ठीक है ना। रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड, ठीक है। Relatively elastic income demand means if the proportionate change in demand is more than proportionate change in income, it is said to be relatively elastic income demand. It means a little change in the income leads to more change in demand, ठीक है। कि थोड़ी सी चेंज अगर इनकम में आई तो उससे डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगी, ठीक है। Here the value of EY is greater than 1, इसमें EY की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। द डिमांड कर्व इन दिस केस स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस केस में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड जाएगी लेफ्ट से राइट में, ठीक है। ये हो गया रिलेटिवली इलास्टिक इनकम डिमांड, ठीक है। हाँ, नंबर 4 इज रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड, ठीक है। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड। इट मीन्स अ मोर चेंज इन द इनकम लीड्स टू अ लेस चेंज इन डिमांड। हेयर द वैल्यू ऑफ ई वाई इज लेस देन 1, ठीक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में वैल्यू ऑफ ई वाई जो है इट इज लेस देन 1, ठीक है। द डिमांड कर्व इन दिस केस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
कि रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड में जो डिमांड कर है वो अपवर्ड जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि अगर हम पहले देखें प्राइस वाले के केस में, उसमें जो है वो डाउनवर्ड जा रहा था, मतलब कि जो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वाला कंसेप्ट था ना, उसमें जो कर्व थी ये स्लोप डाउनवर्ड करती थी लेफ्ट से राइट। ठीक है, बहुत स्टीपली। लेकिन जो जब ये इनकम वाला कंसेप्ट है, इसमें जो रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड है, उसमें जो डिमांड कर्व है दैट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नाउ नंबर 5 इज यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड। हाँ, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। ठीक है, कि जितनी डिमांड में चेंज हुई उतनी इनकम है, इट इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड। ठीक है, इट मीन्स द चेंज इन द इनकम एंड चेंजेस इन द डिमांड आर सेम। हेयर द वैल्यू ऑफ ई वाई इज 1। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड में ई वाई की वैल्यू कितनी है, इट इज 1। द डिमांड इन दिस केस इज आल्सो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे रिलेटिवली ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अपवर्ड है इसका और इसका कि ये जो रिलेटिवली इन इलास्टिक इनकम डिमांड है, इसमें भी जो डिमांड कर है ये अपवर्ड जाती है लेफ्ट से राइट, और जो यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड है इसमें भी डिमांड कर जो है ये लेफ्ट से राइट में अपवर्ड की तरफ जाती है। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट भी हो गया, मतलब कि जो सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था ये भी फिनिश हो गया। अब थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी का जो है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, थर्ड टाइप इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, इसका देखते हैं। इट शोज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड फॉर वन कमोडिटी एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस फॉर अदर कमोडिटी। ठीक है, it means it explains how much change in the price of one commodity and it leads to how much change in the demand for another commodity. ठीक है, तो in this case EP is equal to proportionate change in demand for goods X divided by proportionate change in price for goods Y. ठीक है, so EC means cross elasticity of demand। ठीक है ना, EC is equal to dqx by qx divided by dq y by pq। ठीक है ना, by py। ठीक है ना, then EC is equal to dqx by dpy into py divided by qx। ठीक है, हाँ, तो ये है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि methods of measurement of elasticity of demand। ठीक है, there are 4 methods to measure the elasticity of demand। they are number 1 percentage method, number 2 total outlay method, 3rd point method, number 4 arc method। ठीक है ना, percentage method, total outlay method, point method and arc method। ठीक है, फर्स्ट वन हम देखते हैं percentage method। ठीक है ना, percentage method। In this method, to measure the elasticity of demand, firstly we should find out the change in demand and change in price in percentages. Then the following formula can be used, that is EP is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in price। ठीक है, कि परसेंटेज मेथड में क्या होता है कि in this method to measure the elasticity of demand, firstly we should find out the change in demand and change in price in percentage। ठीक है, हाँ, then the following formula is used। कौन सा फार्मूला, EP is equal to proportionate change in demand divided by proportionate change in price। तो ये हो गया परसेंटेज मेथड। ठीक है, नंबर 2 इज टोटल outlay मेथड। सेकंड वन इज टोटल outlay मेथड। हाँ, in this method on the basis of relationship between price and total expenditure elasticity can be decided। ठीक है, टोटल outlay मेथड में जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का, उसके बेस पे इलास्टिसिटी डिसाइड कर जाती है। इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज विद द फॉलिंग ऑफ द प्राइस
and decrease with the raising of the price, it is said to be relatively elastic demand, means EP greater than 1. ठीक है. Then if the total expenditure is constant, even the price increase or decrease, it is said to be unitary elastic, means EP is equal to 1. ठीक है. हाँ, कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो रही हो डिक्रीज, तो तब उसको हम बोल देंगे यूनिटरी इलास्टिक, EP इज इक्वल टू 1. ठीक है. इफ द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज विद द फॉलिंग ऑफ द प्राइस एंड इंक्रीजेज विद द रेजिंग ऑफ द प्राइस, कि अगर टोटल खर्चा जो है वो कम हो जाता है जैसे ही प्राइस जो है वो कम होती है, और उस वक्त एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ जाता है जब प्राइस बढ़ जाए, तो ऐसी को हम बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मीन्स EP लेस देन 1. ठीक है. रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, EP लेस देन 1. ठीक है. तो आगे इसमें एक अगर टेबल बनाएं, फर्स्ट में प्राइस, सेकंड में डिमांड, थर्ड में टोटल होता है. ठीक है ना. अगर प्राइस है 987654, ठीक है, तब डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ती जाएगी. अगर प्राइस 9 है, डिमांड होगी 40. ठीक है. प्राइस है 8 मतलब कम है, और डिमांड हो जाएगी 50. अगर प्राइस 7 है, ये हो जाएगी 60. प्राइस अगर 6 है, ये हो जाएगी 70. प्राइस अगर 5 है, ये हो जाएगी 80. तो ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी. मतलब कि प्राइस कम और डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा और डिमांड कम. अगर टोटल ओटले वाले कॉलम में देखें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो है निकालने, जैसे प्राइस थी 9, डिमांड आ गई 40. ठीक है. तो इसको अगर हम करें 40 से 9, तो ये आ जाता है 360. ठीक है. इसी तरह दूसरे में प्राइस थी 8 और डिमांड थी 50. ठीक है ना. तो 50 को 8 से करें 400 आ गया. ठीक है ना. इसी तरह थर्ड में प्राइस 7 और डिमांड आ गई कितनी, 60. तो 60 को 7 से मल्टीप्लाई करें 420. ठीक है. इसी तरह लास्ट वाला अगर देखें जिसमें प्राइस थी 4 और डिमांड आ गई 90. ठीक है. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगी क्या, टोटल ओटले 360. ठीक है. तो हमारा ये जो है अभी टोटल ओटले मेथड जो है, ये जो कि इलास्टिसिटी मेयर करने का मेथड है, ये भी खत्म हो गया और परसेंटेज मेथड भी फिनिश हो गया. अब थर्ड मेथड पढ़ते हैं, पॉइंट मेथड. ठीक है. थर्ड मेथड इज पॉइंट मेथड. ठीक है ना. In this method, the elasticity of demand can be measured at a particular point on the demand curve. In this method, the following formula can be used. कौन सा फार्मूला लगाएंगे पॉइंट मेथड में, कि EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट. ठीक है. पॉइंट मेथड में करेंगे EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट. ठीक है. लेट अस, बहुत आसान सा फार्मूला, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट. ठीक है. ये EP, ये पॉइंट मेथड में ये फार्मूला यूज़ करते हैं, EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट. ठीक है. लेट अस अज्यूम द टोटल लेंथ ऑफ द डिमांड कर्व. लेट अस अज्यूम द टोटल लेंथ ऑफ द डिमांड कर्व इज 40 सेंटीमीटर. ठीक है. हाँ, एक ग्राफ बनाए. ठीक है. सेंटर में O पॉइंट आ गया, फिर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आ गया A पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे B पॉइंट, AB ये हो गया. हाँ, लेट अस अज्यूम द लेंथ ऑफ द डिमांड कर्व इज 40 सेंटीमीटर. ए बी हो गया ये जो डायगोनल वाली लाइन है. ठीक है. जो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से जोड़ती है. ठीक है. ए बी इज़ अ डिमांड कर्व इन द डायग्राम. ठीक है. ये जो डायगोनल से होती है ए बी कर्व. ठीक है ना. तो ये क्या है, इट इज़ अ दिस इज़ अ डिमांड कर्व, एंड हाँ ये डिमांड कर्व होती है. ठीक है. इस पे वैल्यू दी गई हैं, मतलब क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिमांड लेते हैं हमेशा और वाई पे प्राइस, तो इसलिए जो है ये जो डिमांड कर रहा है इसमें वैल्यू मेंशन होती है. P इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, P3 इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे ऐसे. ठीक है ना. P4 जो है ये 0 के बराबर, P2 लेस देन 1, ऐसे. हाँ, हेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड ऑन द डिमांड कर्व इज एक्सप्लेन एज बिलो. ये नीचे हाँ एक्सप्लेन करिए ये. ठीक है ना. इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं. ठीक है. जैसे P1 का हाँ सेंटर में आ गया,
पॉइंट, देन उसके आगे P1, देन P2 और हाँ एक साइड P1 दूसरी साइड P2, फिर नेक्स्ट P3, देन लास्ट में P4। ठीक है। तो अगर हम EP एट पॉइंट P पे देखें तो वो बनेगी वैल्यू PB बाई PA विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 20/20 विच इज इक्वल टू 1। तो मतलब कि जो है एट पॉइंट P EP इज इक्वल टू 1। ठीक है। देन EP एट पॉइंट P1, ठीक है, EP एट पॉइंट EP एट पॉइंट P1 it is equal to P1B divided by P1A which is equal to 10/30 which is equal to 0.33 0.33। ठीक है। इसी तरह EP एट पॉइंट P2, ठीक है, it is equal to EP एट पॉइंट 2 it is equal to P2/B divided by P2/A which is equal to 30/10 which is equal to 3। Then EP at point P3 is equal to P2B by P3A which is equal to 40/0 which is equal to infinity। ठीक है। हाँ, then next point EP at point P4, EP at point P4 क्योंकि वो 0 के बराबर है ना, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है। EP at point P4 is equal to P4B, ठीक है, P4B divided by P4A विच इज इक्वल टू P4B की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, डिवाइडेड बाई 40 क्योंकि 40 किसकी वैल्यू है P4A की। ठीक है। तो 0/40 तो 0 ही होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, ये पॉइंट मेथड का इम्पोर्टेंट था। ठीक है। हाँ, बुक से भी देख लेना, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी और ध्यान से सुनना तो समझ आ जाएगा। ठीक है। हाँ, नंबर 4th मेथड इज आर्क मेथड, ARC आर्क मेथड। ठीक है ना। हाँ, इफ देर आर स्मॉल चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द पॉइंट मेथड। ठीक है। कि अगर स्मॉल चेंजेस हैं डिमांड और प्राइस में तब ये पॉसिबल नहीं है कि हम पॉइंट मेथड से जो है वो डिमांड की इलास्टिसिटी मेजर कर पाएँ। ठीक है। सो आर्क मेथड इज इंट्रोड्यूस, तो इसलिए आर्क मेथड इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है। अगर स्मॉल चेंजेस हैं डिमांड और प्राइसेस में। ठीक है। इसके लिए आर्क मेथड आ गया, ARC आर्क। इन दिस मेथड द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं आर्क मेथड में? वो है कि EP इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड डिमांड। ठीक है। EP इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड डिमांड। ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि EP इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिमांड। ठीक है। हाँ, देन इट इज डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड डिमांड। ठीक है। हाँ, इट इम्प्लाइज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2, हाँ, देन डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1, देन फर्दर डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ठीक है ना। तो आगे एक टेबल दिया जिसमें एक में कॉलम में प्राइस, दूसरे में डिमांड। ठीक है। प्राइस में 2P1, तो डिमांड क्या आ गई 1000 Q1। ठीक है। इसी तरह प्राइस वाले में 1P2 आ गया और डिमांड में 2000 Q2 आ गया। ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 2000, देन डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 112 which is equal to 1000 by 3000 and divided by 3 by -1 which is equal to 1 means unitary। ठीक है। तो आंसर आया इसका यूनिटरी। ठीक है ना, आर्क मेथड में। तो आगे एक इन्होंने मतलब क्या दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन AR MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो मतलब कि जिसमें लिखा कि MR इज इक्वल टू TR बाई DQ विच इज़ इक्वल टू DPQ बाई DQ। ठीक है ना। तो मतलब कि ये पूरा थोड़ा न्यूमेरिकल है, ये मुझे लगता है ऐसे समझ नहीं आएगा।
तो इसको हम स्किप करते हैं। आगे इसमें एक नोट्स देख लेते हैं, उसमें ये लिखा गया है कि मतलब कि ये जो कैलकुलेशन करी है जो मैंने स्किप करी उसके बेस पर, कि दिस एनालिसिस शोज दैट अ फर्म शुड प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, मीन्स ई ग्रेटर देन 1, बिकॉज द फर्म अर्न्स पॉजिटिव मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एम आर होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना, क्योंकि फर्म जो है ये पॉजिटिव मार्जिनल रेवेन्यू अर्न करती है, मीन्स एम आर ग्रेटर देन 0, हाँ, ओनली एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एज द मार्जिनल कास्ट एम सी, ठीक है, एज द मार्जिनल कास्ट एम सी ऑफ प्रोडक्शन इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, सो द फर्म शुड प्रोड्यूस आउटपुट वेयर एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमने इतना पढ़ लिया इसमें, ठीक है ना। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इसी यूनिट के रिलेटेड 20 MCQs पढ़ेंगे, तो उसको देखना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।